सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए, जैसे कि आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में से हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के दो मेथड्स तो ऑलरेडी कर ही लिए हैं, जैसे वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। आज हमारे पास लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। और सच मानो, एग्जाम में एक्सपेंडिचर मेथड के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड जो है, अगर आप प्रीवियस 10 इयर्स के एग्जाम उठाकर देखो तो आप ये कह सकते हो कि 5 to 6 टाइम्स एक्सपेंडिचर मेथड ही प्रेफर किया गया है। तो एक्सपेंडिचर मेथड इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करोगे इनके कंपोनेंट्स को और क्वेश्चंस आज हमारे साथ ट्राई करोगे, तो आई होप आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको कभी भी एक्सपेंडिचर मेथड का सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सारा डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। लेकिन भाई, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर कर दीजिए। बाद में किसने देखा है, अभी शेयर करिए, क्योंकि ये लाइव लेक्चर है। अगर आपके फ्रेंड्स अभी हमें लाइव ज्वाइन करेंगे तभी तो वो अपने डाउट्स सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी शेयर करिए, जल्दी से शेयर करके आइए सभी ग्रुप्स में, फिर हम आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो रेशम, हेलो लावण्या, कैसे हैं आप? रेशम, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आई थिंक आपने हमारा जो नेशनल इनकम का चैप्टर है वो अंडरस्टैंड नहीं किया है। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो लाइव तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्डेड देख लो, बात तो एक ही है। रिकॉर्डेड सेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके आइए और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स ट्राई करिए। मैं एकदम बढ़िया हूं लावण्या, एकदम फर्स्ट क्लास एज यूजुअल। चलिए, सो जैसे कि आपको पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमने एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करनी है। इनकम कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड तो ठीक है, इनकम मेथड भी ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड यानी एक इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर काउंट करो तो इनकम पता चल जाती है, ये तो बहुत ही ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। ये कैसे पॉसिबल है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एक पर्सन के द्वारा किया गया खर्चा किसी ना किसी की तो इनकम बनती है ना। तो चाहे आप एक्सपेंडिचर्स काउंट कर लो, चाहे आप एक इकोनॉमी की इनकम काउंट कर लो, बात तो एक ही है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपकी शॉप से 1000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट परचेज किया, 1000 रुपीज आपकी इनकम है, वही 1000 रुपीज मेरे एक्सपेंडिचर है। तो मैं एक इकोनॉमी की इनकम इनकम मेथड की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। जब मैं इनकम मेथड अप्लाई करूंगा तो मैं आपकी इनकम को इंक्लूड करूंगा, मेरे को नेशनल इनकम पता चल जाएगी। और जब मैं एक्सपेंडिचर मेथड को अप्लाई करूंगा एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो रूल ऑपोजिट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर्स को काउंट किया जाएगा एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आपके इनकम और मेरा एक्सपेंडिचर सेम ही तो है, 1000 तो एक्सपेंडिचर मेथड भी एक इकोनॉमी की इनकम को कैलकुलेट करने का बेस हो सकता है। एक्सपेंडिचर मेथड आपको पता है ना, थर्ड फेज होता है। पहले एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, जिसमें हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हैं। सेकेंड नंबर पे जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए जितने फैक्टर्स यूज किए जाते हैं उनकी पेमेंट की जाती है। लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, इन सबको रेंट, वेजेस, सैलरीज वगैरह दी जाती हैं। सेकेंड फेज वो फेज होता है जिसमें हम एक इकोनॉमी की इनकम इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ये भी हमने कर लिया, साइड पे जाओ। अब बात करो तीसरे फेज की, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। हेलो इंदु, कैसे हैं आप? अच्छा, अब ये थर्ड फेज कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। यानी इस फेज में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी कंजम्पशन करने के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है।
अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितना भी खर्चा किया जाता है एक इकोनॉमी में, वो हमारा थर्ड फेज होता है। और थर्ड फेज में अगर आप एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको एक्सपेंडिचर मेथड ही यूज करना पड़ेगा। सो थर्ड फेज इज अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है ताकि आप प्रैक्टिकल से सॉल्व कर पाओ, क्योंकि एग्जाम में तो आपको प्रैक्टिकल ही आना है। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है? जैसे वैल्यू एडेड मेथड था, जैसे इनकम मेथड था एक इकोनॉमी की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड भी एक इकोनॉमी की इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड है। बस डिफरेंस इतना है कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम एक इकोनॉमी में किए जाने वाले एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं। आप कंज्यूमर हो, आप इन्वेस्टर हो, आप प्राइवेट कंज्यूमर हो, आप गवर्नमेंट कंज्यूमर हो, आप हाउस होल्ड कंज्यूमर हो, आप गवर्नमेंट कंज्यूमर हो, भाई कोई भी हो आप, लेकिन खर्चा तो करते हो ना, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर्स तो करते हो ना। तो बस सिंपल सी बात है, एक इकोनॉमी में जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस, जब हम उसको ऐड कर देंगे तो वो आपका कहलाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। एक बार दोबारा से अंडरस्टैंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर मेथड, under expenditure method, the expenditure on consumption of final goods and services are counted at market price। भाई जितना भी आप लोग खर्चा करते हो ना फाइनल गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, और वो भी मार्केट प्राइस पे, अगर हम उसको ऐड कर दें तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का आ जाएगा आंसर। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या कैलकुलेट करने में मदद करता है, जीडीपी एट एमपी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वैल्यू एडेड मेथड जीडीपी एट एमपी, इनकम मेथड एनडीपी एट एफसी, और एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट एमपी। यानी चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड की बात करो, चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड की बात करो, दोनों से हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं एट मार्केट प्राइस, अगर हम उसकी वैल्यू को ऐड कर दें विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड बन जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो, अंडर एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड by counting the expenditure on the consumption of final goods and services produced by all the firms within the domestic territory during an accounting period। ये कॉमन वर्ड्स हैं। एक्सपेंडिचर मेथड एक इकोनॉमी की इनकम को कैलकुलेट करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या काउंट करते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं, वी इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज है ना, उनके ऊपर किया गया खर्चा, मार्केट प्राइस वाला, फैक्टर कॉस्ट वाला नहीं, मार्केट प्राइस वाला, अगर हम उसको ऐड कर दे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, उसी को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज जीडीपी एट एमपी। अब ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक्सपेंडिचर मेथड से एक इकोनॉमी की इनकम भला कैसे कैलकुलेट होती है, मैंने बताया ना, एक का खर्चा दूसरे का इनकम होता है। तो चाहे आप इनकम कैलकुलेट कर लो, चाहे आप एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट कर लो, चाहे आप उसका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लो, उन दोनों में आपको सिमिलैरिटी मिलेगी ही मिलेगी। सो दैट इज व्हाई एक्सपेंडिचर मेथड से हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है, इसी की हेल्प से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। कंपोनेंट्स, फार्मूला।
तो टोटल इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। अगर हम इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे। कैसे? नंबर 1, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट मतलब जो नॉन गवर्नमेंट है। सो नॉन गवर्नमेंट में हम हाउस होल्ड्स भी आते हैं और अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं। सो जितनी भी उनके द्वारा फाइनल कंजम्पशन की जाएगी उसका एक्सपेंडिचर हमारा पहला कंपोनेंट है। हेलो खुशी, कैसे हैं आप? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी प्राइवेट लोग जो होते हैं ना, हम जैसे आम लोग, नॉन गवर्नमेंट, उनके द्वारा जो भी फाइनल कंजम्पशन की जाती है, जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपका पहला कंपोनेंट है। यानी प्राइवेट सेक्टर ने मान लो प्राइवेट सेक्टर ने 1000 करोड़ रुपीस कंज्यूम किए हैं ड्यूरिंग 2020 टू 2021 विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये आपका पहला कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से आप एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हेडिंग में ही आपको मीनिंग क्लियर है। प्राइवेट लोगों की जो भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हम उसकी बात कर रहे हैं, कंजम्पशन की, इन्वेस्टमेंट की नहीं, कंजम्पशन की। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहले वाला था प्राइवेट यानी नॉन गवर्नमेंट, और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या है एक्सपेंडिचर मेथड का? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब भाई हर एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट तो होती है ना, उनको भी तो कंजम्पशन करनी होती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम किया गया है ड्यूरिंग द ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर हम इसको भी ऐड कर दें तो ये हमारा सेकंड कंपोनेंट है। मान लो गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपीस कंज्यूम किए हैं, इसे भी ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ये भी एक्सपेंडिचर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चाहे आपने कंजम्पशन की हो, चाहे आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो, होता तो एक्सपेंडिचर ही है ना, होता तो खर्चा ही है ना। हो सकता है आपने घर परचेज किया हो, घर परचेज करना इज द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन है तो खर्चा। सिमिलरली हो सकता है गवर्नमेंट ने एक रोड कंस्ट्रक्ट करवाई हो, एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाया हो, इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, खर्चा है, काउंट होगा, होगा कहां? कंजम्पशन में नहीं, इन्वेस्टमेंट में। सो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो वो भी काउंट किया जाता है एक्सपेंडिचर मेथड में, क्योंकि है तो एक्सपेंडिचर। मान लो ये हमारे पास है 2000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब ये भी तो एक्सपेंडिचर होता है ना। एक्सपोर्ट करना मतलब सेल करना, और इंपोर्ट करना मतलब दूसरी कंट्री से परचेज करना। तो जो भी इसका नेट वैल्यू आएगा वो आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। मान लो 500 करोड़ आपका नेट एक्सपोर्ट है। अब बताओ फाइनली आपका एक्सपेंडिचर मेथड से कितना आंसर आएगा? 1000 प्लस 800 प्लस 2000 प्लस 500, 4300। यस, यानी ये चारों आपके कंपोनेंट्स हैं, ये चारों आपके कंपोनेंट्स हैं। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में जाएं, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में लेकर जाएं, एक एक कंपोनेंट को अगर थोड़ा डिटेल में स्टडी करें, तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड का ये फर्स्ट कंपोनेंट है। भाई याद है ना, इनकम मेथड में भी कंपोनेंट्स थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड में
4 कंपोनेंट्स हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो 4 कंपोनेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम इतना इजी नहीं आएगा कि आपको डायरेक्टली ये हेडिंग्स दे दी जाएं और बोला जाए कि प्लस करके आंसर बताओ। जैसे इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में फर्दर कंपोनेंट्स थे, याद है? एज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हम उसको कैश में पेमेंट कर सकते हैं, काइंड में पेमेंट कर सकते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे सकते हैं। कंपोनेंट्स थे, फर्दर कंपोनेंट्स थे। ऑपरेटिंग सरप्लस के भी फर्दर कंपोनेंट्स थे इनकम मेथड में, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। सिमिलरली भाई एक्सपेंडिचर मेथड इतना इजी नहीं आएगा। प्राइवेट, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, ये 4 मेन हेड है, मेन कंपोनेंट्स हैं, लेकिन आपको इनकी फर्दर डिवीजन पता होनी चाहिए, इनके फर्दर कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया गया खर्चा, किसके ऊपर? फाइनल गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। जैसे टेलीकॉम सर्विसेज आप यूज करते हो, अभी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो ना, टेलीकॉम सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, ये आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इंटेंजिबल नेचर का। अभी आपके हाथ में मोबाइल है जो आप फाइनली कंज्यूम कर रहे हो हमारे लेक्चर्स अंडरस्टैंड करने के लिए, ये भी आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कौन सा? टेंजिबल। इट कैन बी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। जैसे आपने मिल्क कंज्यूम किया, ये भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, लेकिन नॉन ड्यूरेबल है, आपने कंज्यूम किया, खत्म। ड्यूरेबल जैसे आपके पास रेफ्रिजरेटर है, मोबाइल है, टेलीविजन है। इन शॉर्ट हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा कंज्यूम किया गया फाइनल गुड्स और सर्विसेज का खर्चा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, और ये पहला कंपोनेंट है। क्लियर? सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, हम बात कर रहे थे भाई एक इकोनॉमी में अगर हाउस होल्ड सेक्टर होता है तो गवर्नमेंट सेक्टर भी तो होता है ना, गवर्नमेंट भी तो इंडिया में ऑपरेट करती है, तो क्या गवर्नमेंट कुछ कंज्यूम नहीं करती होगी? गवर्नमेंट की भी तो कंजम्पशंस होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेमेंट करना, ये उनका एक्सपेंडिचर है। सो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्चा किया जाएगा फाइनल गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, वो इसी में आएगा। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ डिफेंस पर्सोनल, डिफेंस पर्सोनल जो होते हैं, आर्म फोर्सेस जो होते हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म बनाना, यूनिफॉर्म होती है ना उनकी, ये भी एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्चा किया जाएगा फाइनल होगा जो, वो एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट होगा, और ये सेकंड कंपोनेंट है। क्लियर? अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान देनी है, एक तरफ हमारे पास है प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरी तरफ हमारे पास है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या मैं इन दोनों को मिलाकर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं कह सकता? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं कह सकता? कह सकता हूं। एक प्राइवेट का है और एक गवर्नमेंट का है, तो दोनों को मिलाकर मेरा पहला कंपोनेंट बनता है। एक्सपेंडिचर मेथड का पहला कंपोनेंट क्या है? जल्दी से लिख लो अब। फर्स्ट, एक्सपेंडिचर मेथड, ये फॉर्मूला अब आपका बन रहा है। एक्सपेंडिचर मेथड कॉपीज निकालो, लिखना शुरू करो। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब जीडीपी एट एमपी। फर्स्ट कंपोनेंट इसका क्या है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। आगे भी आएंगे अभी, ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट के सब कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? नंबर 1 प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
नंबर 2 गवर्नमेंट। क्लियर? जल्दी से बता दीजिए। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब जीडीपी एट एमपी। इसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो किससे मिलके बनता है? प्राइवेट और गवर्नमेंट से। प्राइवेट सेक्टर यानी हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया गया खर्चा, और गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो क्लियर। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी की जाती है। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकती है। इन्वेस्टमेंट कोई भी करे, लेकिन होता तो वो खर्चा ही है ना। कोई एसेट परचेज की गई बिजनेस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया गया जैसे हेलीकॉप्टर्स, प्राइवेट सेक्टर यानी हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा एक घर परचेज किया गया, होम। इन्वेस्टमेंट खर्चा होता है। सर खर्चा अभी तो काउंट किया, लेकिन वो फाइनल कंजम्पशन था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो आपका सेकेंड कंपोनेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक्स टर्म में क्या कहलाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि आपका जो सेकेंड कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का, वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इकोनॉमिक्स टर्म में अगर बोला जाए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक मतलब विद इन द इकोनॉमी, और ग्रॉस मतलब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो इसलिए हम इसको इकोनॉमिक्स टर्म में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, नॉर्मल वर्ड्स में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये आपका सेकेंड कंपोनेंट है। अब जैसे एक्सपेंडिचर मेथड के फर्स्ट कंपोनेंट में दो पार्ट्स थे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के भी दो कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या हैं? जल्दी से डिस्कस करते हैं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह की हो सकती है, ये हम आपको चैप्टर के बिगिनिंग में बता चुके हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। भाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है ना, ऐसा खर्चा या ऐसे इन्वेस्टमेंट जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए की जाती है, लंबे समय के लिए। इसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस के द्वारा एसेट परचेज की गई, एक बिजनेस के द्वारा मार्केट में एसेट्स परचेज की गई, कौन सी इन्वेस्टमेंट है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। या फिर हाउस होल्ड सेक्टर ने एक हाउस परचेज किया, आपने अपने रहने के लिए घर परचेज किया, इन्वेस्टमेंट है, कौन सी? फिक्स्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। तीसरा, गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस सिक्योरिटीज के लिए एक हेलीकॉप्टर परचेज किया या फिर कोई लड़ाकू विमान परचेज किया, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कौन सी? गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? ये फर्स्ट कंपोनेंट है, तो लिख लो, कॉपीज में लिख लो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फर्स्ट कंपोनेंट है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकती है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस हो सकती है, बाय हाउस होल्ड सेक्टर हो सकती है, और बाय गवर्नमेंट भी हो सकती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो होती है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो नॉर्मली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। अपने बिजनेस में स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, सेमी फिनिश गुड्स परचेज करना, या फिर फिनिश गुड्स परचेज करके उसको रिटेल करना, ट्रेड करना, खरीद के बेच देना। तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट होती है ना।
मान लो आपका बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, तो आप रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करोगे और सेल करोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? रेडीमेड गारमेंट्स ना, सो दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, इसलिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आती है। सो सेकेंड कंपोनेंट आपका है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसमें रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स होती हैं। सेकेंड कंपोनेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया होता है, लेकिन बाय चांस अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ना दिया गया हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय डिडक्टिंग क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। ये वाला याद है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आपने वैल्यू एडेड मेथड में भी किया था। क्लियर? हेलो ध्रुव, कैसे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड और लास्ट कंपोनेंट की, जो कि क्या है? ऑब्वियसली नेट एक्सपोर्ट्स। ये तो आपको पता ही है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस होता है। जो भी हमने सेल किया और जो भी हमने परचेज किया, ये उसका डिफरेंस होता है। तो थर्ड कंपोनेंट आपका है नेट एक्सपोर्ट। इसके सब कंपोनेंट्स सच एज कुछ भी नहीं है, बस आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिखना है। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार फॉर्मूला फिर से देख लो, क्योंकि फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड आपको क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला आएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता भाई, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो फॉर्मूला एक बार दोबारा से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। ध्यान से सुनना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तब तो बहुत सही है। आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए ना एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व करने के लिए, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। सो अगर आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, आपको ये वाला मेन कंपोनेंट दिया हुआ है, तो आपको सब कंपोनेंट्स ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनको इग्नोर कर सकते हो। गुप्ता जी, फिलहाल हम सीबीएसई के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्डेड देख सकते हो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो। ओके, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया नहीं है, मेन कंपोनेंट नहीं दिया है, तो सब कंपोनेंट्स ढूंढो। क्वेश्चन में आपको अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया तो हो सकता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर दिया हो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका पहला कंपोनेंट आ जाएगा। तो याद रखना, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो प्राइवेट और गवर्नमेंट को ऐड करोगे तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दिया है, प्राइवेट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया है, तीनों दे रखे हैं, तो क्या करोगे? तो ऑब्वियसली आपको मेन हेड यूज करना है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले को इग्नोर कर देना है। क्लियर रूल्स? भाई रूल्स आएंगे तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, जो है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब ध्यान से समझना, एग्जाम में अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो ठीक, जो चाहिए था वो दे रखा है, सॉल्व्ड। पूरा 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 कंपोनेंट आपको दे रखा है और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ग्रॉस की बजाय नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, तो नेट दिया है, ग्रॉस नहीं नेट दिया है, बाकी सब सेम है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सेम है, ग्रॉस की जगह नेट दे रखा है, तो क्या करोगे? नेट में कौन सी वैल्यू हम ऐड करें कि वो ग्रॉस बन जाए? जल्दी बताओ कमेंट में। नेट में हम कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे कि वो ग्रॉस बन जाए? आपको रूल्स आते हैं ना, तो बताओ इसका आंसर।
ओके, एनीवन? किसी के पास आंसर नहीं है क्या? भाई कन्वर्जन रूल्स तो आपको आने चाहिए, उसके बिना कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? सिंपल है, नेट में आप डेप्रिसिएशन ऐड करते हो भाई, तभी तो वो ग्रॉस बनता है। सो अगर एग्जाम में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो ठीक, ग्रॉस नहीं दिया, नेट दे रखा है, तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करो, वो ग्रॉस बन जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस भी नहीं दिया, नेट भी नहीं दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, आपको फिर इसके कंपोनेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन याद रखना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन तीनों से मिलकर बनती है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से बनती है। तो सब कंपोनेंट्स भी आपको याद रखने हैं। ये आपका मेन कंपोनेंट है, ये सब कंपोनेंट है, और ये सब कंपोनेंट्स है। एग्जाम के लिए याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड वाला, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। दोबारा से बता रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो ठीक, ग्रॉस नहीं दिया, नेट दिया है, तो नेट में आपको डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, ग्रॉस बन जाएगा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिया, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो दिया होगा ना, इन दोनों को मिलाओ, आपका ग्रॉस बन जाएगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, कैसे पता लगाओगे? बिजनेस इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को मिलाओ, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं लास्ट कंपोनेंट की, नेट एक्सपोर्ट। ये तो बहुत आसान है, नेट एक्सपोर्ट्स दिए रखा है तो ठीक, नहीं दिया तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे। सर अगर नेट एक्सपोर्ट की बजाय नेट इंपोर्ट दिया हो तो? नेट इंपोर्ट, भाई नेट इंपोर्ट दिया है तो ऑपोजिट कर देना, नेट इंपोर्ट आपको प्लस करने की बजाय माइनस करना पड़ेगा, बात खत्म। क्लियर? एक क्वेश्चन ट्राई करें, क्योंकि भाई ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा लेंथी है, क्वेश्चन में ट्राई करेंगे तो वो थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आएगा सामने। तो लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन। ये पूरा फॉर्मूला हमने आपके सामने लिख दिया है। पहला कंपोनेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, ए एंड बी। सेकंड कंपोनेंट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, ए एंड बी। और तीसरा कंपोनेंट जो कि एक लौता सिंपल कंपोनेंट है, नेट एक्सपोर्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से अपनी कॉपीज निकाल लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमने तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड करवाया ना, और एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से आपके पास आंसर क्या आता है? जीडीपी एट एमपी। तो आपको एग्जाम में जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट नहीं करना है, आपको पहले एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है और बाद में उसको कन्वर्ट कर देना है जीडीपी एट जीएनपी एट एफसी में। कन्वर्जन रूल्स आपको आने चाहिए उसके लिए, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। करें ट्राई ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या क्वेश्चन रीड करने से पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। बिना फॉर्मूला के कभी भी क्वेश्चन सॉल्व मत करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई भी मत करना। फॉर्मूला आएगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। तो पहले फॉर्मूला लिखो, फिर क्वेश्चन रीड करो, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो एक्सपेंडिचर मेथड मतलब जीडीपी एट एमपी। सबसे पहले आपको चाहिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरे नंबर पे आपको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और तीसरे नंबर पे आपको चाहिए नेट एक्सपोर्ट। ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो आपको चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, सबसे पहले हमें दे रखा है, देखो जब आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो ना तो आपको एक एक आइटम देखनी पड़ती है, ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब आपने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको चाहिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ढूंढो कहीं पर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है क्या, कहीं पर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया तो क्या हुआ, सब कंपोनेंट्स ढूंढो। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के सब कंपोनेंट्स कौन से हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो प्राइवेट दे रखा है कहीं पर, गवर्नमेंट दे रखा है क्या, हाँ वो हमें दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1100 एंड 2600। मेन कंपोनेंट नहीं दिया लेकिन सब कंपोनेंट्स दे रखे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1100 प्लस 2600। अब हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कहीं पर हमें क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है क्या, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। ग्रॉस हमें ढूंढना है, पहले ग्रॉस ढूंढना है उसके बाद हम नेट पे जाएंगे। रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ओके नहीं दिया। नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, ग्रॉस नहीं, नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया 500। क्या करें भाई, नेट में हम ऐसी कौन सी चीज ऐड करें जो हमारा ये ग्रॉस बन जाए, डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन दे रखा है कहीं पर, जल्दी से ढूंढो। रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया। हाँ ये तीसरा पॉइंट आपने देखा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नेम है, लिख लो याद रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, कॉन्सेप्ट तो याद रखते हैं लेकिन ये नहीं पता होता है कि कंजम्पशन ऑफ फाइनल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कितनी अमाउंट है 100, तो इसमें 100 ऐड कर दो, जो आपका नेट कैपिटल फॉर्मेशन था वो बन गया ग्रॉस। सो यहां पर 600 आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर अगर नेट भी नहीं दिया होता, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिया होता तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये आपके फिर सब कंपोनेंट्स होते जो आपको मदद करते दूसरा कंपोनेंट ढूंढने में। क्लियर है, डेप्रिसिएशन दिया है भाई, दिया है। आगे बढ़ो, क्या नेट एक्सपोर्ट्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में, यस दे रखा है। नेट एक्सपोर्ट्स कितनी वैल्यू है, -100, तो कोई बात नहीं माइनस कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, 26 प्लस 1100 प्लस 600 -100, 4200 आपका आंसर आएगा, ₹4200। क्या ये आपका फाइनल आंसर है, नहीं, आपको कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी, लेकिन आपने एक्सपेंडिचर मेथड से क्या कैलकुलेट किया है, जीडीपी एट एमपी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट करने बैठते हैं, जिसके कारण उनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। भाई इतना लोचा क्यों करना है, आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाद में कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करके जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो सॉल्व कर देना। अब आपने जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर लिया एक्सपेंडिचर मेथड से, अब आप कन्वर्जन रूल अप्लाई करो। कन्वर्जन रूल कौन कौन से अप्लाई होंगे, यहां पर ग्रॉस है, यहां पर भी ग्रॉस है, कोई कन्वर्जन रूल नहीं लगेगा। ये नेट है, ये सॉरी ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक इनकम में आप क्या ऐड करोगे कि वो नेशनल इनकम बन जाए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, यहां पर आपका फैक्टर कॉस्ट है और यहां पर मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस में से आप कौन सी चीज माइनस करोगे जिससे आपका ये फैक्टर कॉस्ट बन जाए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। डेप्रिसिएशन का यहां पर कुछ भी नहीं होगा ठाकुर जी, डेप्रिसिएशन का क्यों कुछ करना है, यहां पर भी ग्रॉस है, यहां पर भी ग्रॉस है। ओके चलो, सो फाइनली 4200 आपके पास है, इसमें ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। कितना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -50,
माइनस करेंगे। सर यहां तो प्लस दे रखा है, भाई हम प्लस ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है इसलिए प्लस माइनस होगा तो माइनस ही ना। नेक्स्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दे रखे हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 250, तो यहां पर हम लिख देते हैं -250। सो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? 4200 -50 -250, मतलब 4200 में से 300 माइनस कर दो, रुपीज 3900 आपका फाइनल आंसर है, दैट इज GNP एट FC। सो आपके पास दो आंसर हैं, GDP एट MP एंड GNP एट FC। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? देखो आपको मेन ना फॉर्मूला आना चाहिए। एग्जाम में जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला आता है ना, जिनका फॉर्मूला पे एकदम अच्छी पकड़ है, उनको सब कंपोनेंट्स अगर आते हैं फॉर्मूलाज के, सब कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट्स, तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। इजीएस्ट चैप्टर होगा ये आपके लिए अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं। सो फॉर्मूलाज जल्दी से एक बार दोबारा से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जहां पर हम ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एनी डाउट टिल नाउ? भाई रिवीजन जरूर करते रहना, वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। आई होप कि आप इतने सेल्फिश नहीं हो कि इस वीडियो को अपने तक रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको जरूर शेयर करोगे, और करना भी। हाँ, तीनों मेथड के फॉर्मूलाज जानवी हम करवा चुके हैं। अगर आपको रिवीजन करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड आप देख सकते हो। कोई डाउट नहीं है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।